figure 6.13 shows 2 volt potentiometer used for determine the internal resistance of 1.5 volt. तो देखो बेसिकली ये वाला पार्ट अगर आप देखते हो तो ये पोटेंशियोमीटर सर्किट हो गया, ए बी जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, 2 वोल्ट जो है वो ड्राइविंग सेल हो गया, ये जो 2 वोल्ट का है ये हमारा क्या हो गया, ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग सेल। और इसका ईएमएफ, जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है उससे ज़्यादा है, हमें 1.5 वोल्ट का जो है वो ईएमएफ मेजर करना है तो उससे ज़्यादा है ये, तो ठीक है ये सर्किट प्रॉपर है। अच्छा एक चीज़ और सर्किट में हम चेक करेंगे सबसे पहले, देखो जो 2 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉइंट ए से कनेक्ट है और जो 1.5 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी ए से कनेक्ट है, यानी कि इस सर्किट की जो सेल्स की पोलैरिटी है वो सही है, यानी कि इस सर्किट में आप नल पॉइंट अचीव कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, ए से या तो दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो या दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल, अदरवाइज आपको नल पॉइंट अचीव नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, यानी कि जब ये सेल सर्किट है, ये वाला जो है ये पूरा सेल सर्किट है, इट्स अ सेल सर्किट, और इट्स सेल सर्किट में ये जो आर है ये नॉन रेजिस्टेंस है, इट्स अ नॉन रेजिस्टेंस। तो जब सेल सर्किट ओपन है तो जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो 76.3 सेंटीमीटर मिल रही है। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू दिस 64.8 लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ट्राई करिए, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 1.7 होगा, हाँ 1.7 है, बेसिकली 1.68 आएगा आंसर, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके 1.7। तो सिंपल फार्मूला क्या था इसमें, हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता था वो होता था बेटा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू नॉन रेजिस्टेंस R। L1 या हमने जो लिखा था वो x के टर्म्स में लिखा था, या तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो जो लेंथ आ रही है बैलेंसिंग लेंथ वो x के टर्म, उसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 बाई R। अब देखो यहाँ पे जो x1 है वो है 76.3 सेंटीमीटर, ठीक है, और x2 जो है वो है मेरे पास 64.8 सेंटीमीटर, और R जो है वो है बेसिकली 9.5 ओम। अच्छा आप यहाँ पे देख रहे हैं x1 इज ग्रेटर देन x2, रीजन मैंने आपको बताया था क्यों होगा x1 या L1 बड़ा क्यों होगा, क्योंकि जब ये आपका सर्किट ओपन है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये सर्किट का हिस्सा नहीं है, तो जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट जो मेजर करेगा वो ईएमएफ मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, ईएमएफ। लेकिन जब इस सेल सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करेगा, और टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम होता है, इसलिए x2 कम आएगा और x1 ज़्यादा आएगा, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो R आएगा वो आएगा 76.3 माइनस 60.48 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास कितना है 64.8 इंटू हमारा नॉन रेजिस्टेंस है 9.5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आप उससे कर सकते हैं 1.68 ओम आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करिए और ट्राई करिए। पोटेंशियोमीटर शोन द बैलेंस नल पॉइंट इज एट x, यानी कि ये जो डायग्राम दे रखा है देखो, P क्या है आपका ड्राइविंग सेल, Q क्या है जिसका EMF हमें मेजर करना है, R जो है वो रोहिस्टेड है यहाँ पे, AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, और X पर हमें मान लो X1 पर कुछ बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है, ठीक है। तो X पर हमें x1 पर बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है कुछ x पॉइंट पर, और स्टेट विद रीजन वेयर द बैलेंस पॉइंट विल शिफ्टेड व्हेन,
पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज, यानी कि ये जो रेजिस्टेड है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको इंक्रीज किया, तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? बताइए आंसर मुझे, व्हाट विल बी द आंसर? अच्छा, व्हाट विल हैपन ऑन इंक्रीजिंग आर? ठीक है, चलो लिखो पहले पार्ट का आंसर। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर। बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या होगा? देखो, व्हेन आर is increased current in potentiometer wire will decrease। ठीक है, तो करंट जो होता है, मान लो इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा पोटेंशियोमीटर सर्किट में आई, तो इस आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। आई की वैल्यू होगी जो पी का ईएमएफ होगा, मान लीजिए पी का ईएमएफ जो है वो कैपिटल ई है, तो इसका ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी प्लस रोइस्टेड। अब जब आपने ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है करंट डिक्रीज होगा, ये करंट हो गया डिक्रीज। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वी ए बी, वो होगा आई इंटू रजिस्टेंस ऑफ ए बी। अब रेजिस्टेंस ए बी तो फिक्स रहा, आई आपका डिक्रीज हुआ, तो ये पोटेंशियल अक्रॉस जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो डिक्रीज होगा। अगर मैं बोलूं के, तो वो होता है पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर। तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको समराइज करूं, व्हेन आर एच इंक्रीजेस के डिक्रीजेस। इन शॉर्ट मैंने सबको समराइज कर दिया कि जब मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, रोइस्टेड वाले रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा। तो मान लीजिए पहला इनिशियल, अब देखो वो क्यू सेल के ईएमएफ को बैलेंस कर रहा होगा, पहला जो x1 पॉइंट था, तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी E1, पहले जो था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट K1 था और बैलेंसिंग लेंथ x1 थी। बाद में क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K2 हो जाएगा और बैलेंसिंग लेंथ x2 हो जाएगी। K2 जो है वो पहले के मुकाबले कम हो चुका है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बट ये सेल का ईएमएफ तो वही रहेगा, इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जो ईएमएफ है ये तो सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेट कर लें तो हमें मिलेगा K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। तो यहाँ से आप x2 बता सकते हैं घटेगा या बढ़ेगा, K1 x1 डिवाइडेड बाई K2। अब क्योंकि K2 लेस देन K1 है, तो आप बोल सकते हैं कि x2 बढ़ेगा। तो आपको बताओ ये जॉकी जो है वो किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये जॉकी को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, टूवर्ड्स पॉइंट बी। बैलेंसिंग लेंथ दोबारा लेने के लिए आपको जॉकी को शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स पॉइंट बी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भी, द जॉकी विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स पॉइंट बी, द जॉकी will be shifted towards point B, will be shifted towards point B। बात आ गई आपके समझ में? पॉइंट बी की तरफ आपको ये शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको बैलेंसिंग लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। के घट गया ना, अब देखो के एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ई के बराबर, तो जब के घटा तो एल को बढ़ाना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं के एक्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, के घटेगा तो आपको एक्स बढ़ाना पड़ेगा, एल हटा दीजिए क्योंकि हम एक्स ले रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका रेजिस्टेंस एस इज इंक्रीज्ड कीपिंग आर कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखा, यानी कि इसको कांस्टेंट रखने पे पोटेंशियोमीटर सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको चेंज करा गया है, कुछ फर्क पड़ेगा बैलेंसिंग पॉइंट पर। क्या आंसर होना चाहिए बताइए। सेकंड पार्ट। अच्छा, जब नल पॉइंट होता है तो देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये नल पॉइंट है तो देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ऑब्वियस है देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस एस। देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू एस। एस से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब एस से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आप उसको बढ़ाएं या घटाएं, उसका कोई फर्क पड़ेगा नल पॉइंट पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोई पोटेंशियल यूज ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। आंसर है नो इफेक्ट बिकॉज एट नल पॉइंट, because at null point no current is drawn, no current is drawn from the cell Q, from the cell Q। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट, चलिए देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है। सेल P, ये वाला सेल is replaced by another cell of lower EMF that of Q। यानी कि मान लीजिए P का EMF आपने ले लिया 1.5 वोल्ट और Q का EMF ले लिया 2 वोल्ट। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? देखिए उसको समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पोटेंशियोमीटर का, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो अभी मैंने बताया कि इस सेल का मैंने पोटेंशियल जो है वो 1.5 वोल्ट ले लिया। समझिएगा मेरी बात को, 1.5 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेड है तो कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो है 0.5 वोल्ट का। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए बी के अक्रॉस, इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बचा हुआ होगा, दैट इज वी ए बी 1 वोल्ट। वही 1.5 वोल्ट की बैटरी थी, करंट फ्लो होगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 0.05 वोल्ट, और जो बचा हुआ पोटेंशियल है 1 वोल्ट का वो ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस ए बी। नाउ यू वांट टू बैलेंस द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। क्या, चलो आप जॉकी को पहले मान लो यहाँ रखते हो, फिर यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो। जब आप बी पे जॉकी को रखोगे उस टाइम पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होगा मैक्सिमम। जब आप जॉकी को पॉइंट बी पे रखोगे तब आपका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट मैक्सिमम होगा। क्या ये 2 वोल्ट का सेल इस 1 वोल्ट से बैलेंस हो जाएगा पोटेंशियल से? नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो ड्राइविंग सेल है इसका ईएमएफ हमेशा इस जो सेल का ईएमएफ आप मेजर करना चाहते हो उससे बड़ा होना चाहिए। या जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी है, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमेशा इस सेल के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए बैलेंसिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए। तो आप इसकी बात छोड़ो, आप ये बोलो कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तभी काम चलेगा, अदरवाइज आप बैलेंसिंग पॉइंट अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात आगे समझ में? तो इसका आंसर लिख लेते हैं। बैलेंस पॉइंट इज नॉट फाउंड ऑन वायर, बैलेंस पॉइंट is not found on wire AB
on wire AB because in this situation, situation में क्या होगा, the potential drop across the wire, across the potentiometer wire, across the potentiometer wire is less than the EMF of cell Q. A potentiometer wire has a length L, कैपिटल L है, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट दे रखा है तो इसकी लेंथ L है, कैपिटल L। रेजिस्टेंस R0, ठीक है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। इस रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन और बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे करंट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर। तो इस तरीके से इसमें I करंट फ्लो होगा। देखिए करना स्टार्ट करते हैं। करंट फ्लोइंग या पहले R और S का जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बाद में करंट कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S। R1 ले लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/S, ठीक है। R1 इज इक्वल टू SR डिवाइडेड बाई S प्लस R, ये इक्विवेलेंट आ गया। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो I हमें निकालना है। तो I जो होगा वो जो EMF है सेल का वो E है, गिवन है। अब इस पूरे का रेजिस्टेंस जो था वो R1 हो गया, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर वायर का R0 है और ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R0। R1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा SR डिवाइडेड बाई S प्लस R प्लस R0। ये करंट आ गया। अब हमें निकालना है कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा पर यूनिट लेंथ, इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो होगा वो VAB लिखते हैं हम, वो होता है I जो करंट फ्लो हो रहा है था, वो पोटेंशियल अक्रॉस वायर AB निकालना था। तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। करंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ये वाला, तो यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू रखी और ये हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB आ गया। बट अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी कि वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और यही चीज क्या कहलाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। इट्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी हैव टू कैलकुलेट
पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जो हमारे पास के आएगा वो आएगा वी ए बी बाई एल, एल कैपिटल एल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, तो ई आर नॉट एल ब्रैकेट में ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एस आर डिवाइडेड बाई एस प्लस आर नॉट। ठीक है, तो ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। इसका रिमेनिंग पार्ट देखते हैं प्रॉब्लम का क्या है। What is the maximum EMF of test cell for which one can get the balance point? तो यहाँ पे मैं एक सेल लगाना चाहता हूँ जिसका EMF मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो इसका मैक्सिमम EMF कितना हो सकता है, जो कि ये है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। What precaution should one take while connecting the test cell in the circuit? तो क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए टर्मिनल से ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो जो टेस्ट सेल है उसका भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप ईएमएफ मेजर कर सकते हैं टेस्ट सेल का, अदरवाइज आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं जो रिमेन, द EMF of the test cell, the EMF of the test cell must be less than the potential drop, across potentiometer wire AB, across potentiometer wire AB। ठीक है, जो AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है उससे कम होना चाहिए, अदरवाइज आप मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द पॉजिटिव टर्मिनल, अब प्रिकॉशन क्या है, द पॉजिटिव टर्मिनल of the cell should be connected to the end A of the potentiometer, क्योंकि देखो एंड ए से जो ड्राइविंग सेल है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 20। ओके, द फॉलोइंग सर्किट शोज यूज अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, अब आपको डिफरेंट सिनेरियोज इसमें गिवन है, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो पहला पार्ट क्या है, व्हेन द की के, यानी कि यहाँ पे ये वाली की के इज ओपन, हाउ डज द बैलेंस पॉइंट चेंज इफ द करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल डिक्रीजेस। ठीक है, करिए इसको। तो सर्किट देखिए क्या होगा, अगर हम ड्राइविंग सेल का ईएमएफ घटा देंगे, यहाँ पे दे रखा है कि ड्राइविंग सेल का ईएमएफ घटा दिया गया, ड्राइवर सेल का, तो इसका ईएमएफ घटाया, तो जो इसकी वजह से करंट इन दी पोटेंशियोमीटर सर्किट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ई डिक्रीज हो रहा है तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी डिक्रीज होगा। तो ऐसा करने पर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी विल डिक्रीज, ऐसा करने पर जो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी क्या होगा, वो होगा करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट, ए बी होगा करंट फ्लोइंग इन दी पोटेंशियोमीटर सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। तो when the EMF of driver cell decreases,
the current flowing through potentiometer wire decreases. Potentiometer wire decreases. ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा? I डिक्रीजेस, VAB डिक्रीजेस, और जो K होगा विच इज VAB बाई L ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, अब जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो बैलेंस पॉइंट अचीव करने के लिए आपको J को शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स B, क्योंकि अब आपका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ घट गया। तो इस सेल को E डैश के EMF को बैलेंस करने के लिए आपको जो है वो जॉकी शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले ही बैलेंसिंग लेंथ x1 थी, ठीक है, और पहले जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था वो k1 था। तो मेरे पास जो E1 इज इक्वल टू k1L x1 बनेगा, पहली इक्वेशन, ठीक है, x1 when EMF of driver cell decreases, ठीक है, तो जो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो k हो जाएगा विच इज लेस देन k1। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी E2 K2 X2, नई बैलेंसिंग लेंथ, नया पोटेंशियल ग्रेडियंट K2 X2। बट जिस सेल का आप EMF मेजर करना चाहते हो वो तो सेम ही रहा, तो हम लिख सकते हैं K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2। तो यहाँ से X2 आ जाएगा आपके पास K1 बाई K2 इंटू X1, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ये जो फ्रैक्शन है क्योंकि K2 इज लेस देन K1 है, K2 इज लेस देन K1, तो K1 बाई K2 ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब जो है वो X2 इज ग्रेटर देन X1। तो आपको जॉकी किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? टूवर्ड्स पॉइंट B, ठीक है। द जॉकी मस्ट बी शिफ्टेड, towards point B, to get the new balance point, to get the new null point। ठीक है, क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया इसके। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। व्हेन की इज क्लोज्ड, how does the balance point change if R is increased keeping the current in the driver cell constant? ड्राइवर सेल में करंट कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि पोटेंशियोमीटर का करंट का अब आपने कांस्टेंट कर दिया, जो पोटेंशियोमीटर का करंट है वो आपने कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, ये रेड कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ ये पोटेंशियोमीटर का करंट है, पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो हो रहा है, और इस केस में ये कांस्टेंट है, अभी इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे। आपने जो है ये जो की है इसको बंद कर दिया, यू हैव क्लोज दिस पर्टिकुलर की। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप इस की को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो जैसे आप इस की को क्लोज करेंगे इस सेल सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, वो करंट फ्लो हो रहा है I1। तो अगर आपसे मैं पूछूं इस I1 की वैल्यू क्या होगी, तो E डैश डिवाइडेड बाई R, और अगर इस सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R है, तो वो R इसमें जुड़ जाएगा, ये वैल्यू होगी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दूं C और D, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C एंड D, वो होगा E1 माइनस I1R, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस करंट I1 पे डिपेंड करेगा जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो जब आप R को बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या बोला है, R इज इंक्रीज्ड, R को आप बढ़ाएंगे तो ये I1 डिक्रीज होगा। जब I1 डिक्रीज होगा तो ये वाला फैक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा,
और ये वाला फैक्टर VCD बढ़ जाएगा। अब VCD को बैलेंस करने के लिए आपको जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि अगेन आपको जॉकी को टुवर्ड्स पॉइंट बी शिफ्ट करना पड़ेगा। एक बार समझ लीजिए, फिर मैं इसको प्रॉपर लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। इस केस में भी आपको जॉकी को टुवर्ड्स पॉइंट बी शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? चलिए ओके, सेकंड पार्ट का आंसर लिख लेते हैं इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर लिखते हैं। When R is increased, when R is increased and K is kept closed, यानी कि की क्लोज्ड है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of the cell will increase and balance point again shifts towards end A, towards end B, सॉरी एंड बी की तरफ। कैलकुलेशन क्लियर है? कैलकुलेशन तो दोबारा नहीं बतानी आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। 19, 20 हो गया हमारा, ना 21st। चलिए देखिए, करना स्टार्ट करिए 21st प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम है आपका अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये पूरा सर्किट है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम भी कर रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो अभी सिर्फ इस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है वो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली। इसमें ये रोस्टेड है RH की हो गया, ड्राइवर सेल हो गया, और आपका पोटेंशियोमीटर वायर ए भी हो गया। अब इसके साथ एक सेल सर्किट अलग से लगा हुआ है। अगर आप ये वाला सर्किट देखें तो ये सेल सर्किट हो गया हमारा। दो अलग अलग सर्किट है, सेल सर्किट है, और ये ऊपर वाला जो है वो हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है। इट्स अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। दो सर्किट है हमारे पास। ठीक है, इसका करंट अलग से फ्लो हो रहा होगा और इसका कलर अलग से, इसका करंट अलग से फ्लो हो रहा होगा। ओके, अब आपको ये थ्रो स्विच दे रखा है, यानी कि आप या तो 1 और 2 को जोड़ सकते हैं, ठीक है, या 1 और 3 को जोड़ सकते हैं। मैं दोबारा से पॉसिबिलिटी शो कर रहा हूँ, या तो आप 1 और 2 को जोड़ सकते हैं या 1 और 3 को जोड़ सकते हैं। जब आप 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट का हिस्सा बनेगा, और जब आप 1 और 3 को जोड़ेंगे तो R और X दोनों ही सर्किट के हिस्से बन जाएंगे। अभी फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ। तब होगा क्या कि हमारे पास एक करंट तो पोटेंशियोमीटर में फ्लो हो रहा होगा I, जो कि मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये पोटेंशियोमीटर का साइन। एक करंट जो है वो हमारा इस सेल सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, हम उसको ले लेते हैं I1, जो कि इस एमीटर से भी पास हो रहा होगा। इस तरह इनिशियल सिचुएशन हमारे पास ये होगी I1। अब देखिए, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर इज दिस मच। तो जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 21, हमें के दे रखा है,
वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि जब में 1 सेंटीमीटर आगे 0.025 करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अ मीटर प्रेजेंट इन दी सर्किट रीड 0.1 एम्पियर। अब इस पे ध्यान दो, ये मुझे बताओ ये जो एमीटर की रीडिंग है ये आई है या I1 है? आप देखो किस सर्किट में एमीटर लगा हुआ है, सेल सर्किट में। तो ये जो रीडिंग है ये I1 की है, यानी कि I1 मुझे गिवन है, I1 की वैल्यू गिवन है 0.1 एम्पियर। I गिवन नहीं है, I1 गिवन है। When the two-way key is completely switched off, यानी कि जब ये सर्किट पूरा ऑन है, यहाँ पे कुछ भी हमने बंद नहीं कर रखा है, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल 1 and 2 इज कनेक्टेड। तो अब ये काम करते हैं कि 1 और 2 को कनेक्ट करते हैं पहले। चलिए 1 और 2 को कनेक्ट कर देते हैं। मैंने ग्रीन से कनेक्ट किया 1 और 2। अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो नल पॉइंट पे काम करता है, तो हम एक टर्मिनल्स के नाम ले लेते हैं। देखो एक टर्मिनल तो हम ये नाम देते हैं इसको, मान लो ये तो हो गया AC, ये वाला टर्मिनल, या मैं राइट से शो कर देता हूँ, विजिबिलिटी क्लियर आएगी। तो ये जहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है ये C पॉइंट है, ABC, और इसको दे देते हैं DE। तो अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल अक्रॉस AC must be equal to potential across the resistance R, that is DE। DE क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, अक्रॉस रेजिस्टेंस R। एक्स रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है क्योंकि अभी वो पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड नहीं है। तो वैसे भी जब मैंने आपको सॉल्व कराए थे, इसके डेरिवेशन कराए थे, तो मैंने आप बताया कि ये हिस्सा कनेक्ट हो गया इससे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में हो गया। तो इस हिस्से के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इस केस में जब मैं 1 और 2 को कनेक्ट करता हूं तो मुझे जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर मिलती है, यानी कि x1 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और उस x1 की जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर है। अब देखो कैसे करेंगे। VAC को हम कैसे लिख सकते हैं? VAC होगा बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ x1। अच्छा, VDE को क्या लिख सकते हैं? VD जो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है वो I1 हो रहा है और इसकी वैल्यू R है। K की वैल्यू आपको गिवन है 0.025, x1 की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर है नीचे और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। I1 की वैल्यू 0.1 है, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इट विल बी 10 ओम, ठीक है। तो पहला पार्ट सॉल्व हो, क्लियर है सबको ये पार्ट? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? अभी क्या करते हैं कि 1 और 3 को तो ओपन कर देते हैं और इस थ्रो स्विच को हम कनेक्ट कर देते हैं 1 और 3 के बीच में। ना 1 and 3 आर इज कनेक्टेड, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, इस टर्मिनल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, x1 हटा देते हैं, ठीक है। जो करंट फ्लो हो रहा था वो ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। करंट आई और इसमें I1 फ्लो होता रहेगा। अभी भी बहुत सिंपल है। अब मान लो यहाँ जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो x2 मिली, ये शिफ्ट होगा पीछे जॉकी बी की तरफ, और ये पॉइंट हमारा D है और ये पॉइंट E है। अब मान लो ये E था तो ये F है। तो अभी आप क्या बोलोगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DE, यानी कि जो x2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो DF के अक्रॉस होना चाहिए, क्योंकि अब ये पार्ट तो ओपन हो गया तो R और X जो है वो सर्किट का हिस्सा हो गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा।
तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC। अभी AC जो है वो X2 बैलेंसिंग लेंथ हो गया है ना, ये ध्यान रखना, X1 नहीं रहा, वो आगे बढ़ गया, और ये हमारे पास होगा DF के अक्रॉस। तो AC के अक्रॉस जो होगा वो होगा KX2 और इसके अक्रॉस होगा I1, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में R प्लस X की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू हमने पुट करी 0.025, X2 की वैल्यू है 100 गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है 100 सेंटीमीटर है ना, तो वो वैल्यू पुट कर दी। I1 की वैल्यू हमें मालूम है इट्स 0.1, ये 40 है, वो सॉरी 10 आया था सॉल्व करके, पिछले पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया था, ये 10 है, ये x है। यहाँ से आप x की वैल्यू इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, 15 ओम आ जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 15। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा जूम कर लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है इन फिगर AB इज ऑफ 1 मीटर। असल में पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम क्या है, ड्राइवर सेल 2 वोल्ट का, एक RH 15 ओम का, पोटेंशियोमीटर वायर AB है और उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए ऐसा जिगजैग पाथ दे रखा है। ठीक है, तो एक तो पोटेंशियोमीटर सर्किट हो गया, ये हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है पूरा, इट्स अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। जैसे पहले था, ये ड्राइवर सेल हो गया, ये RH हो गया और ये RAB हो गया, जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा इसका। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें, ये वाला पार्ट, ये है सेल सर्किट, इट्स अ सेल सर्किट। सेल सर्किट में एक सेल है 1.5, इसका मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम है, या सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम है, और एक लोड एक अलग से रेजिस्टेंस 1.2 ओम कनेक्टेड है, या दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है इस पर्टिकुलर सर्किट में, क्योंकि इनमें करंट सेम फ्लो होगा। अब करंट ड्रॉ करते हैं इनके बीच में, ये तो पता चल गया कौन सी चीज क्या है। पोटेंशियोमीटर का करंट अलग से फ्लो होगा, I रेड कलर से शो करूंगा, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट का करंट है। ठीक है, और जो सेल सर्किट का करंट है वो अलग से फ्लो होगा, I1 ले लेते हैं, अभी जो कि कनेक्टेड नहीं है। ये सिचुएशन हो गई। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 मीटर लॉन्ग वायर AB ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L 1 मीटर दे रखी है या 100 सेंटीमीटर है, और उसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है पोटेंशियोमीटर वायर का वो 10 ओम दे रखा है। ठीक है, ये तो वायर की बात हो गई। ये भी अदर डेटा आर शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर AB। आसान है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर AB। तो मैं पहले I की वैल्यू निकाल लेता हूं और I को इस रेजिस्टेंस AB से डिवाइड कर देता हूं और लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, यही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं करंट फ्लोइंग इन पोटेंशियोमीटर, करंट फ्लोइंग इन पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में कितना करंट फ्लो होगा वो निकाल लेते हैं। तो वही I होगा EMF RH प्लस RAB। EMF कितना है 2, ये 15 है और ये 10 है, तो 2/25 एम्पियर करंट फ्लो होगा।
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज आई इंटू रजिस्टेंस ए बी, ये हो जाएगा 20/25 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड इट विल बी 20/25 और ये आएगा 4/5 एम्पियर। ये करंट आ गया, ठीक है, वो सॉरी वोल्ट, ये तो पोटेंशियल है ना, हमने इसको करेक्ट करिए, एम्पियर नहीं आएगी यूनिट, वोल्ट आएगी। ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, के निकालना है। तो के की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, के इस पोटेंशियल निकालिए के की वैल्यू। तो के की वैल्यू जो आएगी वी ए बी बाई एल होती है। तो या तो आप लिख सकते हैं 4/5 डिवाइडेड बाई 1 मीटर, तो ये आएगी 0.8 वोल्ट पर मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे, वी ए बी बाई एल, एल सेंटीमीटर में डाल दीजिए। तो 4/5 तो 0.8 होगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं और मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। लेंथ AO व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, यानी कि मुझे ये x1 निकालना है, बैलेंसिंग पॉइंट, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो इसको करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि AO के अक्रॉस पोटेंशियल और इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल, मान लीजिए ये पॉइंट है DE, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप DE के अक्रॉस जो है वो AO के अक्रॉस जो है पोटेंशियल उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AO मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DE। तो हम कैसे करेंगे इसको, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये रब कर रहा हूं, नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके, सेकंड पार्ट सीधा लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AO मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DE। तो सबसे पहले मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DE लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DE है वो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल होगा, वो होगा 1.5 वोल्ट जो सेल का EMF है, माइनस I1 इंटू 1.2 ओम, यही करना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके लिए मुझे I1 चाहिए होगा, तो मैं I1 निकाल लेता हूँ, सेल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है। I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.3 ओम प्लस 1.2 ओम, कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा ये करंट। सिंपली सॉल्व करके 1.5 माइनस I1 की जगह 1 इंटू 1.2, तो ये मेरे पास VDE आएगा 0.3 वोल्ट्स। अब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे अपनी। तो VAO इज इक्वल टू VDE, ये हो जाएगा KX1 इज इक्वल टू 0.3। तो हमें AO की लेंथ निकालनी थी, यानी कि X1 के लिए कैलकुलेशन करनी, और ये हमारा K कितना आ रहा था, 0.8 वोल्ट पर मीटर, मल्टीप्लाई बाई X1 इज इक्वल टू 0.3। यहाँ से X1 की लेंथ निकालेंगे, X1 जो आएगा सॉल्व करके वो आएगा 0.375 मीटर में, और सेंटीमीटर में डालेंगे अगर K की वैल्यू तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अभी मैंने मीटर में डाली है तो आंसर मीटर में आएगा। सॉल्व कर लीजिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पोटेंशियोमीटर वायर PQ, ये पोटेंशियोमीटर वायर अब यहाँ पे PQ दे रखा है, तो AB भी हो सकता है PQ भी हो सकता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नेम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 मीटर लेंथ इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड सेल या ड्राइवर सेल E1, स्टैंडर्ड सेल या ड्राइवर सेल, तो इसका एक नाम हमें और पता चला, या तो हम इसको बोलेंगे ड्राइवर सेल या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड सेल, याद रखिएगा ये नाम।
स्टैंडर्ड सेल, ओके, ऑफ, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड सेल E1 हो गया। इसके बाद हमें E2 दे रखा है जिसका EMF हमें मेजर करना होता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। यहाँ पे जिस सेल का EMF हमें मेजर करना है वो गिवन है, हमें E2 गिवन है, देखो E2 हमें गिवन है 1.2 वोल्ट, क्योंकि अब तक जो हमने प्रॉब्लम की उसमें हमें ये EMF डिटरमाइन करना होता था, बट यहाँ पे गिवन है। V is connected थ्रू अ रेजिस्टेंस R, स्विच एस शोन इन डायग्राम। तो ये सारा चीजें हमने कनेक्ट कर रखा है, ये R से कनेक्ट कर रखा है, ये स्विच एस है ना। इस सेल का EMF हमें गिवन है विद स्विच एस ओपन, अभी पहले एस ओपन है, ठीक है कोई बात नहीं। नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस 51 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि जो हमें इनिशियल x1 दे रखा है वो कितना दे रखा है 51 सेंटीमीटर, और वो यहाँ से यहाँ तक का है। चलो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं R, PQR, ओके। अब इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें, ये स्विच एस ओपन है और इस गैल्वेनोमीटर में से एट नल पॉइंट there is no current flow, there is no current flow through the galvanometer, current flow through the galvanometer, through the galvanometer, ये तो हमें मालूम है। तो जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका पॉइंटर ऐसे होगा वर्टिकल, बिल्कुल जीरो शो करेगा। अब जब इसके अंदर करंट नहीं आ रहा तो यहाँ से भी करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि इस आर के थ्रू भी अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नल पॉइंट के केस में इस आर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके थ्रू आप करंट फ्लो करा दोगे तो वो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाना चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं कर रहा, यानी कि पीछे से भी कोई करंट नहीं आ रहा, उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा, ये I1 जीरो होना चाहिए ना, कोई करंट एंटर नहीं कर रहा इसके अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दी टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इनके बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, EMF के बराबर, E2 के बराबर, और जो पोटेंशियल AB के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल PR के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट पर ये वाला हिस्सा पोटेंशियोमीटर वायर का और ये वाला पार्ट पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस PR मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। अब जरा इनडायरेक्ट वे में हम इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहला पार्ट है वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो PR के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो K होगा, और जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 51 सेंटीमीटर है, या पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं फिर वैल्यू डालेंगे, ये हो गया KX1। अच्छा, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो E2 के बराबर होगा, क्योंकि R में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो R के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये K की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, चलिए K ऐसी रहने देते हैं, ये 51 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका हो गया 0.02। तो K की वैल्यू देखो यहाँ से भी तो हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा ये, इसको सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया 1.02 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 51। तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 102 डिवाइडेड बाई 51, यानी कि 2 टाइम्स जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन था हमारा, नोट कर लीजिए इसको। ओके, बी पार्ट का सॉल्यूशन, अभी हमें जो है वो स्टैंडर्ड सेल या ड्राइवर सेल का EMF डिटरमाइन करना है। स्टैंडर्ड सेल या फिर ड्राइवर सेल का EMF हमें डिटरमाइन करना है, कैसे करें, डायग्राम को देखो दोबारा से देखते हैं, मैं ये सारी कैलकुलेशन रब कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम था, ये ड्राइवर सेल था, सब हमने हटा दिया।
देखो यहाँ पे अगर आप सर्किट देखो तो यहाँ पे जो RH है वो 0 है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे। तो जो भी EMF E1 होगा वो पूरा का पूरा इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर PQ, द पोटेंशियल ड्रॉप across wire PQ, तो वो सारा का सारा E1 के बराबर होगा। अब PQ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा K इंटू लेंथ, जो उसकी एंटायर लेंथ है वो E1 के बराबर। K हम डिटरमाइन कर चुके हैं, L कितना है 1 मीटर, और ये 2 जो था ये 2 वोल्ट पर मीटर था, इसको यूनिट के साथ लिख लेते हैं। 2 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू E1, यानी कि E1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 वोल्ट आएगी, 2 वोल्ट्स। तो इस E1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 वोल्ट के बराबर है, और पूरा का पूरा पोटेंशियल PQ के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी पार्ट, बताइए सी पार्ट का आंसर, रीड करिए और बताइए मुझे क्या होगा सी पार्ट का आंसर। When the switch S is closed, यानी कि इस S को आप क्लोज कर रहे हैं, will the null point move towards P or Q? Give reason for your answer. अब मैंने इसको बंद कर दिया, स्विच S को क्लोज कर दिया, यानी कि मैंने रेजिस्टेंस R को शॉर्ट सर्किट कर दिया। रेजिस्टेंस R इज शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे एक आइडियल वायर से मैंने जोड़ दिया, तो सारा का सारा करंट जो है वो R के थ्रू ना जाकर इसके थ्रू जाना चाहिए, ऐसा एज्यूम होगा हमें, बट सिचुएशन अलग है, ये करंट ऐसे जाना चाहिए था। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट में इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो करंट जीरो ही होता है, तो जब ये करंट जीरो है तो ये वाला करंट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस शॉर्ट सर्किट का कोई फायदा नहीं होने वाला है। शॉर्ट सर्किट का फायदा तो जब ही होता है जब करंट फ्लो हो रहा होता R से, वही मैं कहता R से करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही मैंने शॉर्ट सर्किट किया तो वो करंट इसमें से निकल जाएगा, R का रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब नल पॉइंट पे रखा हुआ है तो करंट गैल्वेनोमीटर से जीरो है, तो इस पूरे हिस्से से करंट जीरो है, तो जब करंट जीरो है तो आप इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करें या लगाएं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही रेजिस्टेंस का फर्क तो जब पड़ता है जब वो करंट उसमें से फ्लो हो और वो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो, तो इस केस में बैलेंसिंग पॉइंट किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, सी पार्ट का आंसर। इस तरीके की प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो देख लीजिएगा उस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। When the switch S is closed, there is no shift in the position of null point। ठीक है, तो नल पॉइंट में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि उस केस में R के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, स्मॉल r के थ्रू। ओके, तो ये प्रॉब्लम वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया पोटेंशियोमीटर का।